नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं और ये PYQ क्वेश्चन सारे आपके सामने रखता हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और फिर से रिपीट हो सकते हैं या बार बार रिपीट हो रहे हैं। नुसरती, आप जानते हैं नुसरती को जो है आदिल शाही दौर से ताल्लुक था इनका। तो नुसरती अली नामा किसकी फरमाइश पर लिखी थी? नुसरती ने, ऐसा होना चाहिए, टाइपिंग गलत है। नुसरती ने अली नामा किसकी फरमाइश पे लिखी थी? काजी करीमुल्लाह और साथ साथ में शाह नूरुल्लाह के फरमाइश पे लिखी है, या फिर अली आदिल शाह सानी की फरमाइश पे लिखी है, या बुरहानुद्दीन जानम है, या फिर कुली कुतुब शाह हैं। अब देखिए, अगर ये सवाल आपका जवाब आता है तब भी ठीक है, नहीं आता था तो इस तरह के सवाल आप एक अलग तरह से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कुली कुतुब शाह है, इसका ताल्लुक जो है वो कुतुब शाही दौर से है और नुसरती जो है वो आदिल शाही दौर का है, इसको काट दीजिए। बुरहानुद्दीन जानम की हालत यह है कि ये सूफी हैं और नुसरती और इनके बीच में बहुत फर्क है। अब इसके बाद में अली आदिल शाह सानी हो सकता है या फिर ऊपर वाला आंसर सही हो सकता है। तो दो ऐसे सवालों तक आप पहुंच गए हैं जिनको आपने काट दिया है। आज इस सवाल से ही हम तरीका बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है एलटी ग्रेड में और उसमें हमें कैसे बचना है, कितने क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना चाहिए और कितने छोड़ देना चाहिए, ये बात इसी सवाल से क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह का सवाल जब कोई भी आपके सामने आता है जिसके बारे में ये आपको नहीं मालूम है कि आंसर इसमें कौन सा सही होगा, तो सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनका पक्का पक्का आपको आंसर आता है, वो हल कीजिए। अब दूसरे बार राउंड में पेपर में देखना है कि जैसे इस वाले ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बुरहानुद्दीन जानम नहीं हो सकता, यानी पहला और दूसरा हो सकता है। तो अब आपके चांसेस जो हैं वो 50-50% हो गए हैं क्वेश्चन के सही या गलत होने पर। ऐसी हालत में आपको जो है वो रिस्क लेना चाहिए और अगर आंसर जो भी आपको सही लगता है तो उनमें से जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है एलटी में, तो वो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 की, यानी 3 क्वेश्चन गलत हो जाने पर एक क्वेश्चन आपका सही से सही वाले क्वेश्चन में से काट लिया जाएगा। तो 50% में ये पक्का है कि अगर 10 क्वेश्चन ऐसे आपने किए जिनमें आपको मान लीजिए 2 ही आंसर नहीं मतलब गलत थे और 2 पर आपको शक था कि इनमें से कोई हो सकता है, तो उसमें पक्का आपको समझना है कि 10 में से 5 क्वेश्चन आपके सही निकल आएंगे और 5 आपके गलत निकल आएंगे। तो 5 अगर गलत निकल आए तो आपके 1.5 नंबर का नुकसान होगा। कुल मिलाकर के 3.5 नंबर फिर भी आपको मुफ्त में मिल जाएंगे। बाकी हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, आज तो प्रैक्टिस पर बात कर लेते हैं वरना ये इसमें लेंदी हो जाएगी वीडियो। आपका सही आंसर जो होगा, जो नुसरती ने अलीनामा लिखी है, वो काजी करीमुल्लाह और शाह नूरुल्लाह की फरमाइश पे लिखी है। किसने कौन सी तसनीफ किसकी फरमाइश पे लिखी, ये सवाल जरूर आपको पढ़ने चाहिए। अगला सवाल है कि मसनबी है गुलजार नसीम, तो मसनबी गुलजार नसीम में किसके मशवरे पर जो है शहजादा, उसका हीरो है मसनबी का शहजादा ताजुल मुल्क गुलबकौली जो होती है उसकी तलाश में जाता है। जो गुलबकौली का फूल होता है उसकी तलाश में जाता है। दरवेश के कहने पे जाता है, नजूम के जो नजूमी होता है उसके कहने पे जाता है, या फिर हकीम के कहने पे जाता है, या आलिम के कहने पे जाता है। तो मसनबी अगर आपने पढ़ी है, उसका खुलासा पढ़ा है, तो आप जवाब दे सकते हैं। बहरहाल PYQ में आया हुआ सवाल है, आंसर आपका सही होगा हकीम। दरअसल होता यह है कि जो ताजुल मलूक का जो वालिद होते हैं जैनुल मलूक, उनकी आंखें चली जाती हैं। ऐसी नजूमियों ने पेशनगोई की थी कि अगर ये लड़का जो 5वां से सबसे आखिर में पैदा होता है ताजुल मलूक, ये अगर आगे वालिद के सामने आ गया तो उसकी आंखें चली जाएंगी। आंखें चली जाती हैं, इसे इत्तफाकन हो जाता है। तो फिर ये एक हकीम आते हैं आंखों का इलाज करने के लिए, वो इस बात की मशवरा देते हैं कि ये लड़का जो है वो फलानी फलानी जगह पर इस तरह का फूल है, आंखों में लगा दोगे तो सही हो जाएगा। तो हकीम की फरमाइश पे याद रखिएगा जाता है। अगला सवाल है कि दर्ज झैल में से कौन सी मसनबी शाहनामा के तर्ज पे लिखी गई है? देखिए, फरदौसी जो था, जी के जीएस भी आपको याद रखना चाहिए, थोड़ा सा यहीं से क्वेश्चन बन भी सकते हैं। फरदौसी जो था वो किसका दरबारी शायर था? तो महमूद गजनबी का शायर था और महमूद गजनबी ने 1000 से लेकर के 1016 तक 26 हमले हिंदुस्तान पे किए। तो महमूद गजनबी ने फिरदौसी से कहा था कि आपको 1 रुबाई लिखने पर 1 अशरफी दी जाएगी। इस तरह से उसने हजारों की तादाद में रुबाइयां लिख दी और ये वादा इसने गजनबी ने पूरा नहीं किया। जब वादा नहीं पूरा किया, इसी वजह से इसे टेंशन हो गई। तो इसी जो फरदौसी है, इसी की लिखी हुई किताब का नाम शाहनामा है और शाहनामा से बहुत सी जो है तसानीफें जदीद ली गई हैं। जैसे ड्रामा है मोहम्मद हसन का ज़हाक, उसका भी प्लाट शाहनामा से लिया है, या फिर रुस्तम सोहराब जो लिखा हुआ ड्रामा है आगा हसन काश्मीरी का, उसका भी प्लाट जो है वो फरदौसी से लिया गया है। फरदौसी से बहुत सी चीजें जो हैं वो ली गई, क्योंकि फरदौसी एक बहुत बड़ी दास्तानी किताब है। आंसर इसमें सही होगा अली।
अलीनामा याद रखिए कि अलीनामा जो है वो शाहनामा के तर्ज पर ही लिखा गया है, और शाहनामा जो है इसी तरह से जैसे शाहनामा फरदौसी की है, ऐसे नुसरती की तसनीफ अलीनामा को दक्कन का या फिर जो है वो आदिल शाही दौर का शाहनामा कहा जाता है। ये सवाल बन चुका है कि आदिल शाही दौर की किस तसनीफ को शाहनामा कहा जाता है। अगला सवाल है सरूदे नौ 1948 में किस शायर का मजमुआ है। देखिए 80 ग्रेड की आप अगर बेहतर और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ एक नुस्खा है, वो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। आप अपने चैनल पर हमने 150 वीडियो बना रखी है, प्रैक्टिस करा रखी है, वो सारी वीडियो देखिए, 2-2 3-3 बार देखिए। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो नोट कर सकते हैं, जो आते हैं वो ना करिए। और बाकी अपनी जो किताब है शाहीन स्क्रीन पे आपको दिख रही है, इसको घर मंगवाइए, बहुत कम फीस में आपके घर पहुंचेगी। और इसको 2 महीने या 1.5 महीने जो भी समय बचा हुआ है इसमें बिल्कुल रट लीजिए। एक एक मतलब जो है पॉइंट इसमें रटना है। 27 पेज के जो शुरू में नोट्स है वो तो हर हाल में रटना है, प्लस इसमें 2000 प्रैक्टिस सेट है एमसीक्यू, तो वो भी करना है। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये आपके सामने जो है सरूदे 9 ये सवाल आया हुआ है, तो क्या है, अज़मतुल्लाह का होने वाला है, नुनवीम राशिद हैं, या फिर तसद्दुक़ हुसैन खालिद हैं, या फिर मीरा जी हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, उसका आंसर एकदम राइट होने वाला है। तसद्दुक़ हुसैन खालिद ने ये सरूदे 9 1948 में लिखा था मजमुआ। अब इस हाल में रट लीजिएगा, क्योंकि PYQ जो है वो बहुत अच्छे खासे रिपीट हो रहे हैं और आपको इस पर गौर करना चाहिए। शेर है, मत गुस्से के शोला सू जलते कुओं जलाती जा। यहां पे कुओं होना चाहिए, नून गलत बना हुआ है। मत गुस्सा के शोले सू जलते कुओं जलाती जा, टुक महर के पानी सू ये आग बुझाती जा। अब ये शेर किस शायर का है? क्या सिराज औरंगाबादी का है, या फिर दखनी का है, वली दखनी है, इसके बाद में शाह कासिम है, या फिर जो है कुली कुतुब शाह हैं। क्योंकि यहां पर 3 ऐसे राइटर हैं, सिराज औरंगाबादी, वली दखनी, कुली कुतुब शाह, ये तीनों जो हैं वो दखन के हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो गए कि ये शेर नहीं आता है और 3 ऑप्शन आपको दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि शाह कासिम जो है वो तो नहीं हो सकता, 3 आप में से हो सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन पे LT ग्रेड जो है उसमें आप तुक्का मत लगाइएगा, वरना हर हाल में आप नुकसान में चले जाएंगे। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम आपको पैटर्न और GK GS सारी चीजों की तैयारी कराएंगे। वली दखनी को आपको याद रखना है, वली दखनी जो हैं उनका ये शेर है। देखिए जितनी क्लास मैंने ले रखी हैं फर्स्ट पेपर की, वो सारी की सारी क्लासें आपको पढ़ना है और इसमें अब आंसर आपको मालूम होगा। ये शेर जो है याद रखिएगा वली दखनी का था। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, वो सारी क्लासें आप पढ़िए जब तक, फिर हम फ्री हो जाएंगे और हम आपके सामने बाकायदा क्लास लेकर के आएंगे। जितना हम बताएंगे सिर्फ उतना ही आपको GK GS में पढ़ना है। आपको एडवांस होशियार बनने की कोशिश नहीं करना है, प्री एग्जाम हम बहुत आसानी से निकलवाएंगे आपका। सवाल है, नज्म है हालाते जहां देख, पूछी जा चुकी है 1945 में, ये लिखी गई है, इसके खालिक का नाम बताना है। क्या सैयद नजीर हुसैन सखा हैं, या फिर साइब टोकी हैं, जोश हैं, या फिर हाली हैं? देखिए ये जिसकी लिखी हुई नज्म है ये साइब टोकी की लिखी हुई है, RPSC से पूछ चुकी है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये तो याद ही रखना चाहिए कि हालाते जहां देख ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो चीजें सिलेबस के मुताबिक आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत नुकसान में जाएंगे, क्योंकि सिलेबस कुछ होता है, सवाल बनते कहीं और हैं। आगे देखिए, हाशमी की सबसे ज़ख़ीम मसनवी कौन सी है? तो हाशमी जो बीजापुरी हैं उनकी ज़ख़ीम, देखिए खबरनामा आपको मालूम है, खबरनामा इनकी है नहीं, कमाल खान रुस्तमी की है, और गुलशन इश्क नुसरती की है, ये भी आपको मालूम है। अब ये LT ग्रेड में अगर ऑप्शन आ गया तो 2 आपने काट दिए हैं, अब 2 हैं, इनमें से पता नहीं महराजनामा सबसे बड़ी है कि इस्तु जुलेखा है। ऐसी तरीके कंडीशन के अंदर आप LT ग्रेड के अंदर तुक्का जरूर 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 लगाएं। आप इस सवाल को छोड़ के ना आए जिसमें 2 आप पक्का काट दें, तो बचे हुए 2 ऑप्शन हैं, इन पे तो जरूर तुक्का लगाना है। इस तरह से आपको याद रखिएगा। आंसर खैर यहां पे यूसुफ जुलेखा होने वाली है, आपको ये तो यहां से रट सकते हैं, लेकिन हम जो फार्मूला आपको बताते हैं उस फार्मूले के तहत आपको चलना होगा। पिछले 5 साल में लगभग मेरे अंडर में उर्दू में लगभग आई थिंक 40 के आसपास नेट मैंने करवाए हैं, बगैर फर्स्ट पेपर का अध्ययन करे, बगैर फर्स्ट पेपर पढ़े आप नेट निकाल सकते हैं, लेकिन थ्योरी के साथ। आगे थोड़ा सा उसमें मेहनत करना होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। आगे है मरगे इब्न नवा जो है वो किसकी लिखी हुई मसनवी है, किसकी लिखी हुई नज्म है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार रिपीट हो चुकी है। जो है वेस्ट बंगाल ने भी रिपीट से किया है, RPSC ने भी रिपीट किया है, और हाँ, और इसको यूपी में भी इस
नज्म को पूछ चुके हैं। तो लिहाजा आपको याद रखना चाहिए आप कम से कम कि नज्म तबातबाई जो हैं उनकी लिखी हुई है। अमूमन नज्म तबातबाई को हम जो है पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। अगला सवाल है उर्दू जबान में खालिस अरबी व फारसी आवाजों की तादाद कितनी है? तो ये कितनी सही मानी जाती है अरबी फारसी की? तो आपको मालूम होना चाहिए ये 6 है। यहाँ पे अरबी और फारसी को मिलाकर के इन्होंने दोनों को आवाजों के तौर पे कितने माना है? सही तो 6, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चलना वैसे राइट नहीं है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि मुअर्रा नज्म को पहले किस नाम से जाना जाता था? यहां पर थोड़ा सा हम आपको टाइम लेंगे और समझा देंगे। हर हाल में समझने की कोशिश कीजिए। देखिए रटने के साथ साथ समझना बहुत जरूरी है। जो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन होते हैं उनको समझ करके दीजिए। देखिए नज्म मुअर्रा क्या होता है? एक होती है पाबंद नज्म, एक होती है आजाद नज्म, आपको दिख रही है। एक नसरी नज्म होती है और एक होती है जो है मुअर्रा नज्म। इनमें फर्क क्या है? अमूमन हम लोग आजाद नज्म जो है उसको इस तरह की नज्म समझते हैं जिसमें ना बहर और वजन और काफिया नहीं होता है और वो हर उसूल से आजाद है, तो हम उसको आजाद नज्म कहते हैं। ये बात लगातार प्रोफेसर भी बताते हैं और किताबों में है, लेकिन ये बात याद रखिए सरासर गलत है। आजाद नज्म की खूबी यह है कि उसमें रदीफ और काफिया नहीं होते हैं, मिसरे बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वजन होता है, अरकान होते हैं, रुकन उसके अंदर होते हैं। आजाद नज्म का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो हर सूरत से आजाद है। आजाद का मतलब जैसे हम लोग आजाद हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हिंदुस्तान में आजाद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मर्जी हो कुछ भी कर दें। आजाद हैं लेकिन कानूनी दायरे में हैं। इसी तरह से आजाद नज्म भी आजाद है, वो उसूलों से, तमाम उसूलों से आजाद है, लेकिन उस पर एक आध उसूल फिर भी लगे हुए हैं, उसमें बहर और वजन होती है, इसलिए आपको याद रखना है वो आजाद नज्म है। पाबंद नज्म क्या है? जिसमें हर चीज की पाबंदी होगी, रदीफ और काफिया की पाबंदी भी होगी, बहर और वजन की भी पाबंदी होगी, और साथ साथ में मौजू की भी पाबंदी होगी, मफहूम की भी पाबंदी होगी। ये चीज आपको याद रखना है। तो पाबंद नज्म वो है। अमूमन जो 1900 से पहले जितने भी नज्म को शायर हैं उनको आप आंखें मीच करके लगाइए, वो सारे के सारे पाबंद नज्म के ही शायर हैं। ये एक फार्मूला है कि 1900 से पहले का अगर शायर है तो वो पाबंद नज्म का ही शायर होने वाला है, उससे पहले अगर 1900 से पहले नज्में लिखी हैं उसने। आजाद नज्म और दोनों। नसरी नज्म ऐसी होती है जो हर उसूल से आजाद हो, ना बहर है, ना वजन है, ना काफिया है, ना रदीफ है, ना पैराए है, बस ये सारी चीजों से आजाद होती है। अब आ जाइए मुअर्रा नज्म पे। मुअर्रा को नज्म को ही पहले जो है वो गैर मुकफ़ा जो है उस नाम से जानते थे। यानी ये नज्म कैसी होती है? इसमें बहर भी होती है, वजन भी होता है, रुकन बराबर भी होते हैं, लेकिन काफिया और रदीफ नहीं होता है। ये चीज क्लियर हुई होगी, उम्मीद करता हूं। ये सारी चीजें आपके बहुत काम की हैं और सारी जानकारी आपको अपने चैनल पे ही मिलेगी। मैं आपसे कहता हूं कि जो चीज, अगर ये सवाल पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो देखना हो तो, और बाकी आपको जो है अच्छा लगने पर ही लाइक और डिसलाइक करना है। डिसलाइक जरूर करिए अगर अच्छा नहीं लगता है। सवाल है कलाम या शेर के दो अज्जा में, कलाम हो या शेर है उसके दो टुकड़ों में, अज्जा में जो है तकदीम या ताखीर करना, तकदीम करना या ताखीर करना, ताखीर करना, जुज या लफ्ज को आगे पीछे करना किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? अब इसका जो आंसर सही माना गया है, देखिए ऑप्शन को भी देख करके आप अंदाजा लगा सकते थे। अब इसमें भी देखिए तबाक आपको मालूम है और साथ साथ में तजनीस मालूम है। अब दो नीचे बचे हुए हैं, इन पर आप तुक्का लगाइए, सीधा सा फंडा है, तुक्का लगाइए। अब इसमें क्या होगा? बहरहाल आंसर याद रखिएगा, इसका जो है अक्स माना गया है सही। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। क्या मशवरा है आप जरूर दीजिएगा। मेरा अपना एक मतलब जो है आपसे रिक्वेस्ट समझिए, कुछ भी एक बार किताब मेरी जो है उसका मुताला करके क्वेश्चन जरूर रट लीजिए। ये अभी भी आपके पास वक्त है, मंगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, जी चाहे मंगाइए जी चाहे ना मंगाइए। लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि बेहतर तैयारी का सबसे अच्छा फार्मूला यही है कि किताब पढ़िए और वीडियो खूब देखिए। आप अनावश्यक चक्करों में ना पढ़िए, वीडियो इधर उधर के आप देखते हैं, फिर ग्रुप में चैनल सवाल डालते हैं, पता नहीं कहां कहां इतना बच्चा कंफ्यूज होकर के दिमाग खराब कर लेता है कि वो एग्जाम हैंडल ही नहीं कर पाता। अब आपका जो भी मशवरा है जरूर दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।